तो दोस्तों 2022 में कौन से सेक्टर पर फोकस रहेगा उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जैसी चीज है कि अगर आप कहेंगे कि आपको या मुझे कौन सा सेक्टर पसंद है, तो मैं किसी भी सेक्टर का फैन नहीं हूं। मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाता हूं, बिजनेस में जाता हूं, फिर उसके बाद मैक्रो सेक्टर उसके बारे में जाता हूं। क्योंकि सेक्टर जो है, सेक्टरल फंड है, थीमेटिक फंड मैंने इससे पहले भी लिए हुए हैं और मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे। जैसे फार्मा में गलत टाइम में मैंने इंटर किया था, 2015 में मैंने फार्मा एक फंड लिया हुआ था। 2019 तक तो बहुत ही खराब रिटर्न थे। 2020 में कोविड आया और हमने देखा फार्मा फंड्स ने अच्छा किया, तो वहां पर मुझे कुछ रिटर्न्स मिले। 2000 फिर उसी समय में मैंने इंफ्रा फंड्स में इन्वेस्ट किया था, बहुत खराब एक्सपीरियंस था। और अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि उस फंड का रिटर्न जो है बहुत खराब है। तो इसीलिए कुछ ऐसा एक इंडेक्स जहां पर हर सेक्टर के कुछ कुछ स्टॉक्स रहें, तो फिर मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन फिर भी आप मुझे कहेंगे कि नहीं सेक्टर बताओ, तो मैं कुछ डेटा लेके आया हूं। डेटा को आपके साथ शेयर करूंगा और किन किन सेक्टर पर मैं फिर भी फोकस करूंगा, एटलीस्ट उनके कुछ स्टॉक्स पर, टॉप स्टॉक्स पर मैं फोकस करूंगा, उसके बारे में जरूर मैं बताऊंगा आपको। यहां पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, जैसे कि ऑटो सेक्टर। ठीक है, अब यहां पर आप जब भी सेक्टोरल इंडेक्स की बात करते हैं, तो 5 साल का ऑटो इंडेक्स का रिटर्न है। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन से सेक्टर है 2022 में मेरे फोकस में, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं किसी सेक्टर का फैन नहीं हूं। जी हां, मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जहां पर मैंने कुछ सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। जैसे 2015 में मैंने फार्मा और इंफ्रा फंड्स में इन्वेस्ट किया था। और जब मैंने ऐसे हाथ जलाए हैं कि सेक्टोरल पे तो मैं जाता ही नहीं, उससे ज्यादा मैं फोकस करता हूं कंपनीज। फिर उसके बाद एक एक ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाया जाए जहां पर हर सेक्टर की कंपनीज रहे, डाइवर्सिफाई हो, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। खैर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप मुझे कहेंगे कि कौन से सेक्टर पर बिल्कुल फोकस करना है, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। अब देखिए, 2015 में मैंने एक फार्मा फंड में इन्वेस्ट किया था। 2019 तक कोई रिटर्न नहीं था। 2020 में कोविड आया और उसके बाद रिटर्न्स अच्छे आए थे। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सेक्टोरल फंड्स में रिटर्न आता है, लेकिन एक लंबा एक पेशेंस रहता है, लंबा अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। सेम मेरी इंफ्रा की स्टोरी थी, इंफ्रा के भी फंड की वैसी ही स्टोरी थी। तो यहां पर एक की वर्ड जो हो जाता है आपके लिए, वो हो जाता है वोलाटिलिटी। मतलब आप यहां पर रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन शायद उतना रिटर्न आपको नहीं मिले। मैं आपको डेटा के साथ प्रूव करता हूं। देखें, जैसे ऑटो इंडेक्स है, अगर आपने ऑटो इंडेक्स में 5 साल पहले रिटर्न इन्वेस्ट किया होता, सॉरी, तो आपको रिटर्न 5% भी नहीं मिला है। आज एफडी भी शायद उससे ज्यादा रिटर्न दे दे, लेकिन एफडी में आपको पता है कि कम से कम 5 या 6% रिटर्न तो मिलेगा। लेकिन यहां पर आपने देखिए जबरदस्त वोलेटिलिटी का भी सामना किया है। 22 की इसकी वोलेटिलिटी है। निफ्टी की देखेंगे 15-16% की वोलेटिलिटी, इसकी 22% की वोलेटिलिटी है, तो बहुत ज्यादा है। लंबा अंडर परफॉर्मेंस है और रिटर्न भी नहीं है। वैसे ही मेटल मेटल ने 18.8% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है 5 साल में। लेकिन 2019, आप मुझे सही बताइए, 2016 से 21 में, 2019 तक तो मेटल को कोई पूछ भी नहीं रहा था। ये तो 2020-21 में थोड़ा मेटल चले हैं, तो वोलेटिलिटी उसकी 32 रही है। तो ये कुछ रिस्क इसके लिए हो जाते हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं यहां पर निफ्टी के साथ, तो निफ्टी की 15.6 की वोलेटिलिटी है। और मैंने जितने भी सेक्टर्स देखे हैं, सबकी वोलेटिलिटी एटलीस्ट जो एफएमसीजी है उसकी वोलेटिलिटी निफ्टी से कम है, 13.5 है। बाकी सब के सब की वोलेटिलिटी जाते हैं। और यहां पर तो मैं मीडिया और मेटल पर तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता हूं कि उनकी वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है। मीडिया तो और खराब है, वोलेटिलिटी भी ज्यादा है और रिटर्न भी उनके बिल्कुल नहीं है। मेटल सेक्टर एटलीस्ट रिटर्न है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है।
पीएसयू बैंक्स, आप लोग बहुत बार हम लोग बात करते हैं लाइव स्ट्रीम में, पीएसयू बैंक्स की वोलेटिलिटी देखिए 34.6% है, निफ्टी की देखिए 15.6। वोलेटिलिटी सिंपल शब्दों में बताऊं, जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। तो यहाँ 13.58 है वोलेटिलिटी एफएमसीजी की, लेकिन रिटर्न निफ्टी जितने नहीं है। तो ये एक चीज हो जाती है कि आप कहीं पर वोलेटिलिटी कम मिल रही है तो रिटर्न भी कम मिल रहे हैं, जहां वोलेटिलिटी ज्यादा है तो रिटर्न कम भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो इज इट वर्थ द रिस्क? तो और थोड़ा एक लेवल और डीप में हम लोग डेटा में जाते हैं, रिटर्न्स पर बात करते हैं। अब देखिए निफ्टी का 3 इयर्स रिटर्न है 18.29 और 5 ईयर है 17.67। तो किस इंडेक्स ने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिए हुए हैं? चलिए, आपको रिटर्न चाहिए और आपने कहा ठीक है वोलेटिलिटी होने दीजिए लेकिन मुझे रिटर्न चाहिए, तो फिर आईटी इंडेक्स 32.6%, सबसे ज्यादा रिटर्न वहां मिले हैं। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स एनबीएफसी सब आ गए। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 31% से ज्यादा का रिटर्न है, जो कि मुझे लगता है डिसेंट रिटर्न है। रियल्टी 24.5, लेकिन इसकी वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑयल एंड गैस लगभग 18% का रिटर्न है, निफ्टी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे इसके बारे में एक और चीज अच्छी लगी, या फिर मेरा ये बायस कह सकते हैं, यहां इनका डिविडेंड भी 5% था, तो 18 और 5 23% का मुझे रिटर्न मिल जा रहा था, और डिविडेंड आ जा रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्क भी कम हो जा रहा है। मेरा पर्सनल व्यू है, आप डिफर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको भी यहां पर आपको रिस्पेक्ट करता हूं। अब निफ्टी 5 ईयर और वोलेटिलिटी किस हिसाब से जाया जाए, तो मैंने देखा कि ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जो निफ्टी को बीट कर पा रहा है रिटर्न और वोलेटिलिटी दोनों में। तो फिर भी अगर आप मुझे कहेंगे कि कहां पर फोकस करो, एटलीस्ट मुझे रिटर्न तो मिले और वोलेटिलिटी फिर भी थोड़ी कम हो, तो सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस रहेगा आईटी सेक्टर। 32% से ज्यादा का रिटर्न है और वोलेटिलिटी 20 की है, 20% की है, मतलब निफ्टी से जो है 15.6 है तो 20 की इसकी वोलेटिलिटी। दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर 31% का रिटर्न है और निफ्टी इसका तो और भी कम है, निफ्टी से निफ्टी का 15.6 है तो वोलेटिलिटी 18.7 है, तो बेटर है। और तीसरा ऑयल एंड गैस का 18% रिटर्न और 5% डिविडेंड, मतलब 23% का रिटर्न यहां पर मिला है। और चूंकि निफ्टी का 15.6 है तो वोलेटिलिटी इनकी 19.33। बाकी जितना भी था, जैसे रियल्टी आप कह सकते हैं यहाँ क्यों शामिल नहीं किया, रियल्टी तो और ज्यादा रिटर्न है 24.5 है, लेकिन मैं कैसे शामिल करूं, उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो इसीलिए सेक्टोरल थीमेटिक फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखो। मैं लेकिन बिल्कुल फॉलो कर रहा हूं, मैंने तो अभी पिछले कुछ सालों से सेक्टोरल फंड्स को इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं फॉलो जरूर करता हूं कि एटलीस्ट कुछ टॉप के 3-4 स्टॉक्स को तो मैं देख लूं, एटलीस्ट मेरे लिए एक आसान काम हो जाए कि भविष्य में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं, बस उतना ही, उससे ज्यादा मैं उसके बारे में मैं सोचता ही नहीं हूं। उस इंडेक्स पर मैं इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे यही डेटा याद आता है कि भाई रिटर्न आ सकता है लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, सेक्टर्स के बारे में और ज्यादा आप समझे होंगे। अगर आप मुझे फोकस में कहेंगे तो आईटी मेरे फोकस में रहेगा ही, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल एंड गैस रहेगा। अगर आप कहेंगे किस किन इंडेक्स पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि और ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, 2022 में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चले ना चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन लोगों ने एटलीस्ट कुछ रिटर्न्स दिए हुए हैं और वोलेटिलिटी भले ही ज्यादा थी लेकिन ठीक ठाक वोलेटिलिटी में। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली।